1991 की अंधेरी रात। अरब सागर के ऊपर का आसमान बिल्कुल खामोश था। सिर्फ रडार स्क्रीन की हल्की हरी रोशनी और भारतीय नौसेना के एक अधिकारी की आंखों में दिख रहा था तनाव। कराची पोर्ट, पाकिस्तान की सबसे बड़ी नौसैनिक लाइफलाइन, कुछ ही घंटों में आग के समंदर में बदलने वाला था। लेकिन इस बार मिशन सिर्फ हमला करने का नहीं था। इस बार निशाना था पाकिस्तान का गुप्त रूप से आयात किया गया मिसाइल फ्यूल स्टोरेज, जो आधिकारिक तौर पर दुनिया के रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं था। अगर ये ऑपरेशन असफल होता तो पूरी भारतीय स्ट्राइक फ्लीट अरब सागर में फंस सकती थी, और अगर पाकिस्तान को पहले ही चेतावनी मिल जाती तो मुंबई तक मिसाइल जवाबी हमला संभव था। उस रात भारतीय नौसेना के वॉर रूम में एक वाक्य बार बार दोहराया जा रहा था, कराची को जलना ही होगा। लेकिन इस मिशन की कहानी कई महीने पहले शुरू हुई थी। 1990 के अंत में रॉ को दुबई से एक एन्क्रिप्टेड इंटेलिजेंस पैकेट मिला। पैकेट में कराची पोर्ट के प्रतिबंधित नौसैनिक क्षेत्र की सैटेलाइट तस्वीरें थीं। तस्वीरों में कुछ नए भूमिगत फ्यूल डिपो दिखाई दे रहे थे, जिन्हें पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर नकार रहा था। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में आपातकालीन इंटेलिजेंस ब्रीफिंग बुलाई गई। कमरे के अंदर रॉ विश्लेषक, नौसेना इंटेलिजेंस अधिकारी और रक्षा योजनाकार घंटों तक एक ही नक्शे को देखते रहे। कराची पोर्ट पाकिस्तान नौसेना की धड़कन था। यहीं से ईंधन सप्लाई होती थी, यहीं हथियारों का भंडारण था, और यहीं से अरब सागर के ऑपरेशन नियंत्रित होते थे। लेकिन तस्वीरों में सबसे खतरनाक चीज थी एक छिपा हुआ मिसाइल फ्यूल बंकर। विश्लेषकों को शक था कि पाकिस्तान गुप्त रूप से चीनी एंटी शिप मिसाइल सिस्टम तैनात कर रहा था। अगर ये मिसाइलें सक्रिय हो जाती तो भारतीय पश्चिमी नौसैनिक कमान हमेशा के लिए खतरे में आ सकती थी। भारतीय नौसेना ने तुरंत टोही अभियान शुरू किए। आईएनएस निर्घात और आईएनएस वीर के इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम अरब सागर की गहरी क्षेत्रों में सक्रिय किए गए। हर रात पाकिस्तानी नौसैनिक फ्रीक्वेंसी को चुपचाप इंटरसेप्ट किया जा रहा था। रेडियो बातचीत में बार बार एक कोडनेम सुनाई दे रहा था, सेक्टर जुल्फिकार। रॉ ने कराची के अंदर अपने निष्क्रिय एजेंट सक्रिय किए। एक कार्गो सुपरवाइजर, एक डॉक इंजीनियर और एक फ्यूल ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर गुप्त रूप से भारतीय खुफिया एजेंसियों को अपडेट भेजने लगे। हर रिपोर्ट एक ही बात की पुष्टि कर रही थी। कराची पोर्ट के पश्चिमी फ्यूल टर्मिनल के नीचे विशाल भूमिगत चेंबर बनाए गए थे। दिल्ली में तनाव तेजी से बढ़ने लगा। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को वर्गीकृत नौसैनिक खतरे का आकलन दिया गया। बैठक के अंदर वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी, अगर अभी हमला नहीं किया गया तो भविष्य का नौसैनिक युद्ध असंभव हो सकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर बंद कमरे में अनुमति बैठक हुई। भारतीय नौसेना को सीमित गुप्त हमले की मंजूरी मिल गई। आधिकारिक तौर पर ये ऑपरेशन अस्तित्व में ही नहीं था। कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं, कोई सैन्य स्वीकारोक्ति नहीं। मिशन का अनौपचारिक कोड नेम रखा गया ऑपरेशन अग्नि समुंदर। पश्चिमी नौसैनिक कमान मुंबई में योजना शुरू हुई। बड़े पैमाने का हमला असंभव था क्योंकि पाकिस्तान की तटीय रडार श्रृंखला पहले से ज्यादा उन्नत थी। इसलिए भारतीय योजनाकारों ने एक जोखिम भरी मिश्रित रणनीति चुनी। छोटी मिसाइल बोट्स, गहरे समुद्र का भ्रम और कम पहचान वाली रात्रि घुसपैठ। स्ट्राइक पैकेज में शामिल की गईं सोवियत मूल की ओसा क्लास मिसाइल बोट्स, छोटा आकार, तेज गति और घातक स्टाइक्स एंटी शिप मिसाइलें। लेकिन एक समस्या थी, इन बोट्स की संचालन सीमा सीमित थी। कराची तक जाकर सुरक्षित लौटना लगभग असंभव लग रहा था। नौसैनिक इंजीनियरों ने आपातकालीन फ्यूल एक्सटेंशन संशोधन किए। सपोर्ट टैंकरों को छद्म शिपिंग लेन में तैनात किया गया। अरब सागर के नक्शों पर दर्जनों नकली मूवमेंट रूट बनाए गए। पाकिस्तान को भ्रमित करना मिशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। ऑपरेशन से 72 घंटे पहले भारतीय नौसेना ने जानबूझकर पश्चिमी तट पर नियमित अभ्यास घोषित की। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को लगा कि ये सामान्य नौसैनिक गतिविधि है। इसी बीच असली स्ट्राइक फ्लीट चुपचाप मुंबई हार्बर से निकल चुकी थी। काले किए गए जहाज, रेडियो साइलेंस और बंद नेविगेशन लाइट्स। समुद्र पूरी तरह शांत था। सिर्फ इंजनों की कंपन धातु के डेक के भीतर महसूस हो रही थी। फ्लीट कमांडर
लगातार रडार स्क्रीन देख रहा था। पाकिस्तानी पेट्रोल विमान कभी भी उन्हें पकड़ सकते थे। कराची के अंदर भी असामान्य गतिविधि शुरू हो चुकी थी। फ्यूल काफिले देर रात आवाजाही कर रहे थे। एंटी एयरक्राफ्ट बैटरियां सक्रिय मोड में थीं। रॉ के स्थानीय एजेंट ने अंतिम कोडेड संदेश भेजा, जुल्फिकार स्टोरेज पूरी क्षमता पर है। यही वो क्षण था जिसका भारत इंतजार कर रहा था। हमले का समय तुरंत आगे बढ़ा दिया गया। भारतीय मिसाइल बोट्स तेज गति वाली हमलावर संरचना में आगे बढ़ने लगी। फ्लीट कमांडर को अंतिम अनुमति कोड मिला, ट्राइडेंट ग्रीन। मिसाइल लॉन्च पैनल सक्रिय हो गए। डेक के ऊपर चेतावनी लाइट्स चमकने लगी। पहली स्टाइक्स मिसाइल अंधेरे आसमान को चीरते हुए कराची की ओर दौड़ी। उसके कुछ सेकंड बाद दूसरी, फिर तीसरी मिसाइल दागी गई। कराची पोर्ट के पश्चिमी फ्यूल टर्मिनल में विशाल विस्फोट हुआ। पूरा क्षितिज नारंगी आग के गोले से भर गया। फ्यूल टैंक श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों में उड़ने लगे। लपटें सैकड़ों फीट ऊपर तक दिखाई दे रही थीं। पाकिस्तानी नौसैनिक मुख्यालय में पूरी अफरा तफरी मच गई। आपातकालीन सायरन पूरे पोर्ट क्षेत्र में बजने लगे, लेकिन भारतीय हमला अभी खत्म नहीं हुआ था। एक मिसाइल सीधे नौसैनिक गोला बारूद घाट के पास आकर टकराई। शॉकवेव ने आसपास खड़े जहाजों की खिड़कियां तोड़ दी। डॉक किए गए युद्धपोत घबराहट में इंजन चालू करने लगे, लेकिन घने धुएं और जलते ईंधन ने दृश्यता लगभग शून्य कर दी। कराची की नागरिक इलाकों तक धमाकों की आवाज पहुंच रही थी। लोग इमारतों की छतों पर खड़े आग का तूफान देख रहे थे। इसी बीच भारतीय फ्लीट तेज वापसी मार्ग पर मुड़ चुकी थी। मिशन सिद्धांत साफ था, तेज हमला करो, उससे भी तेज गायब हो जाओ। लेकिन तभी पाकिस्तानी पेट्रोल विमान उड़ान भर चुके थे। अरब सागर के ऊपर सर्च लाइट और रडार स्वीप शुरू हो गए। भारतीय मिसाइल बोट्स पूरी गति से आगे बढ़ रही थीं। समुद्री लहरों की बौछार लगातार डेक से टकरा रही थी। एक अधिकारी बार बार पीछे का रडार देख रहा था। पाकिस्तानी विमान तेजी से करीब आ रहे थे। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक युद्ध टीम ने आपातकालीन जैमिंग शुरू की। कई नकली रडार संकेत तैयार किए गए। पाकिस्तानी पायलटों को दर्जनों चलते हुए लक्ष्य दिखाई देने लगे। असली भारतीय जहाजों की पहचान करना लगभग असंभव हो गया। इसी बीच कराची पोर्ट के अंदर द्वितीयक विस्फोट जारी थे। भूमिगत फ्यूल चेंबर अत्यधिक गर्मी में फटने लगे। विशाल आग के स्तंभ रात के आसमान में दिखाई दे रहे थे। पोर्ट के कई सेक्टर पूरी तरह ब्लैकआउट हो चुके थे। पाकिस्तानी नौसेना को समझ आ गया था कि यह साधारण हमला नहीं था। महत्वपूर्ण सैन्य ढांचे को सीधे निशाना बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय निगरानी सैटेलाइटों ने भी असामान्य थर्मल संकेत पकड़ लिए। विदेशी खुफिया एजेंसियां अचानक सक्रिय हो गईं। दिल्ली में नौसैनिक संचालन कक्ष पूरी तरह शांत था। हर अधिकारी रडार, टेलीमेट्री और एन्क्रिप्टेड अपडेट देख रहा था। फिर आखिरकार अरब सागर से एक कोडेड संदेश प्राप्त हुआ। टारगेट जल रहा है, फ्लीट वापस लौट रही है। कमरे के अंदर कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी रही। फिर एक वरिष्ठ एडमिरल धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। ऑपरेशन सफल था, लेकिन आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं हुआ था। अगले दिन पाकिस्तान ने सीमित नौसैनिक घटना का दावा किया। नुकसान की रिपोर्ट जानबूझकर छिपाई गई। लेकिन विदेशी शिपिंग क्रू ने कराची हार्बर के जलते दृश्य गुप्त रूप से रिकॉर्ड किए। तेल का धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। रॉ एजेंटों ने पुष्टि की कि छिपा हुआ मिसाइल फ्यूल स्टोरेज पूरी तरह नष्ट हो चुका था। कई वर्गीकृत मिसाइल कंपोनेंट भी विस्फोट में खत्म हो गए। भारतीय नौसेना चुपचाप अपने बेस पर लौट गई। मिसाइल बोट्स को तुरंत सीलबंद मेंटेनेंस डॉक में भेज दिया गया। क्रू सदस्यों को सख्त गोपनीयता आदेश दिए गए। मिशन के बारे में सार्वजनिक चर्चा पूरी तरह प्रतिबंधित थी। लेकिन नौसैनिक हलकों के अंदर एक बात तेजी से फैल गई। कराची पोर्ट को उम्मीद से कहीं ज्यादा नुकसान हुआ था। विदेशी रक्षा विश्लेषकों ने बाद में निष्कर्ष निकाला कि भारतीय नौसेना ने सटीक निशानेबाजी का दुर्लभ उदाहरण पेश किया था। छोटी मिसाइल बोट्स ने एक विशाल रणनीतिक बंदरगाह को अपंग कर दिया था।
ऑपरेशन अग्नि समंदर शायद आधिकारिक इतिहास की किताबों में कभी मौजूद ना हो, लेकिन अरब सागर की उस रात ने दक्षिण एशिया का नौसैनिक संतुलन चुपचाप बदल दिया। क्योंकि कभी-कभी युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, कभी-कभी एक शांत फ्लीट, अंधेरी रात और कुछ मिसाइलें पूरे क्षेत्र का भविष्य बदल देती हैं। और उस रात भारत ने दुनिया को दिखा दिया था कि समुद्र की खामोशी के पीछे भी एक अदृश्य स्ट्राइक फोर्स हमेशा तैयार रहती है।